और चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। जो खबर कल से ही सुर्खियों में है, देखिए कश्मीर जिसको धरती की जन्नत कहा जाता है, इस जन्नत के अमन चैन को बिगाड़ने की फिर से एक बार कोशिश की गई है। कल पहलगाम में आतंकियों ने बेकसूर लोगों को अपना शिकार बनाया। इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है। हमले के बाद यूएई दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेशी यात्रा को बीच में ही छोड़कर वतन वापस लौट आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल से ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने पहलगाम जाकर हालात का जायजा लिया और पीड़ितों के परिजनों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है। इस हमले पर कार्रवाई के लिए आज शाम सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी की अहम बैठक भी होने वाली है। कश्मीर में आतंकियों ने जब बेकसूरों को अपनी साजिश का शिकार बनाया तो केंद्र सरकार फौरन हरकत में आ गई। 2 दिनों की यूएई यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने वारदात की खबर सुनी तो उन्होंने फौरन वतन वापस लौटने का फैसला लिया। एक दिन में ही दौरा खत्म करके पीएम आज सुबह ही दिल्ली लौट आए। प्रधानमंत्री के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। कल पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस वाकये के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना हो गए। कश्मीर में उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और दूसरे अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर गहन मंथन किया। वारदात के बाद पूरे इलाके में आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे पहलगाम में निगरानी बढ़ा दी है। ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। कल हुए हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहलगाम पहुंच गई है। इस बीच आज सुबह बारामूला जिले के उरी सेक्टर में आतंकियों के घुसपैठ की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने एनकाउंटर शुरू कर दिया। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए। अब पहलगाम में हुए हमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार रणनीति बनाने में जुटी है। इसी सिलसिले में सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी की एक अहम बैठक भी बुलाई गई। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है। अब भारत सीमा पार से हो रही इन आतंकी साजिशों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। कोशिश की जा रही है कि इस बार आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे फिर वो कभी ऐसी हरकत दोहराने की हिमाकत न कर सकें। पहलगाम से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पहलगाम के आसपास आतंकियों को तलाशने के लिए ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मीर फरीद, देखिए। यहाँ की तरफ अगर आपको मैं दृश्य दिखाऊं, इस वक्त सुरक्षा बल जो है पूरी फोर्स में यहाँ पे है। ये सीआरपीएफ का पूरा एक कंपनी जो लैस है हथियारों से, और पीछे अगर आप इनके देखेंगे पिट्ठू है जिसमें उनका सामान है, एमुनिशन है, और साफ तौर पे इंटेंट ये है कि जंगल के अंदर जाएं, कई दिन भी लग सकते हैं, तो वो ऑपरेशन करने को सुरक्षा बल तैयार है। ऊपर आप चॉपर की भी आवाज सुन रहे होंगे। सुबह से लगातार 3 से 4 जो है हैप्टर्स यहाँ घूम रहे हैं और सर्वेलेंस कर रहे हैं। अंदर उस तरफ अगर आप ट्री लाइन की बात करें भाईसरन की, तो वो है इस वक्त एक्शन का इलाका जहाँ पे सुरक्षा बल फैले हुए हैं। का 3 RR, SOG, CRPF सब इन जंगलों के अंदर है। जो भी उनके पास इक्विपमेंट है, लेटेस्ट सर्वेलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोशिश तो पूरी है कि इनको रोका जाए, इनको मार गिराया जाए, क्योंकि सिर्फ इस ऑपरेशन के लिए नहीं, आगे ये खतरा बन सकते हैं। आगे अमरनाथ यात्रा पहाड़ है, यही जो है लोकेशन है, तो उस पे भी हमला हो सकता है। जो लोग टूरिस्ट पे हमला कर सकते हैं, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अभी कुछ समय में यहाँ जो हमारे लोकल सोर्सेज कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह कभी भी यहाँ आ सकते हैं। उनके साथ पूरी सुरक्षा जो सीनियर ऑफिसर्स की टीम होगी, और मौके पे समीक्षा लेंगे कि क्या हुआ है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएई में इन दिनों भारतीय वायुसेना अपने युद्ध कौशल का लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। जमीन से आसमान तक वायुसेना के मिग और जैगुआर फाइटर जेट्स की दहाड़ सुनाई दे रही है। 8 मई तक चलने वाले डेफर्स फ्लैग अभ्यास में भारत के साथ कई ताकतवर देशों की वायुसेना भी शामिल हो रही है। वायुसेना के लड़ाकों की गर्जना से गूंज उठा आसमान। यूएई में हिंद के वायुवीरों ने दिया शौर्य का प्रमाण। भारतीय वायुसेना की जवान संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर एक मल्टीनेशनल हवाई युद्धाभ्यास के लिए पहुंचे हैं। वायुसेना के बाहुबली C-17 ग्लोब मास्टर में सवार होकर ये हवाई जाबाज अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का हिस्सा बन रहे हैं। डेजर्ट फ्लैग 10 युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना MiG-29 और जैगुआर फाइटर जेट के साथ शामिल हो रही है। डेजर्ट फ्लैग यूएई की वायुसेना की तरफ से आयोजित एक मेगा युद्धाभ्यास है, जिसमें कई देश हिस्सा लेते हैं। 21 अप्रैल से शुरू होकर ये एक्सरसाइज 8 मई तक चलेगी। इस साल इस युद्धाभ्यास में भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, साउथ कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और यूएई शामिल हो रहे हैं। ये युद्धाभ्यास दुनिया की तमाम ताकतवर वायुसेना के जवानों को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका दे रहा है। इसमें अलग अलग देशों के आधुनिक फाइटर जेट्स के साथ एयर कॉम्बैट का अभ्यास किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का मकसद अलग अलग देशों की वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल बनाना है, ताकि अगर भविष्य में किसी दुश्मन के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी हो तो ये वायुसेनाएं मिलकर हर मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। ये युद्धाभ्यास मित्र देशों के साथ बेहतर सैन्य सहयोग की मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर आसमान वायु वीरों की हुंकार से गूंज रहा है। दरअसल ये पहली बार है जब बिहार में भारतीय वायुसेना अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। ये एयर शो पटना के जेपी गंगा पथ पर शौर्य दिवस के मौके पर आयोजित किया गया है। पिछले 2 दिनों से वायुवीर पटना में रिहर्सल कर रहे हैं, जिसमें वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और 9 फाइटर जेट्स ने एक से बढ़कर एक हवाई करतब दिखाए। तो वहीं वायुसेना की पैराग्लाइडिंग टीम ने आसमान में वायुवीर कुंवर सिंह की तस्वीर को लहराते हुए करतब दिखाया। आज का दिन बिहार के लिए बेहद अहम है। एयर शो के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, आप इस रिपोर्ट से समझिए। ये आसमान में भारत के शौर्य का प्रदर्शन है। कभी 9 फाइटर जेट्स की गर्जना का नजारा, तो कभी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एक से बढ़कर एक हवाई करतब। एक्शन और रोमांच से भरपूर ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई हैं, जहां पहली बार वायुसेना का एयर शो हो रहा है। जेपी गंगा पथ के ऊपर शौर्य दिवस के मौके पर हो रहे इस एयर शो की तैयारी की बानगी पहले दिन नजर आई, जब 1500 फीट की ऊंचाई पर लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। और फिर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भी आसमान में अपना दमखम दिखाकर लोगों को रोमांच से भर दिया। मरीन ड्राइव पर मौजूद है, जहां पर
देखिए इस भीषण गर्मी के बीच जो पटना के लोग हैं वो पटना में हो रहे सालों बाद इस एयर शो को देखने के लिए देखिए किस तरीके से इस भीषण गर्मी में लोग दूर दूर से आए हैं और छाव देखकर लोग खड़े हैं, लेकिन एयर शो जो है वो देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, विजुअल्स के माध्यम से आप देखिए किस तरीके से हवा में लड़ाकू विमान किस तरीके से कर्तव्य दिखा रहे हैं और पटना को देखने के लिए पटना के अलग अलग इलाकों से आए हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरह से 9 लड़ाकू विमान जो है वो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। किस तरह से देखिए यहाँ पर ये तमाम जो लड़ाकू विमान है वो कर्तव्य दिखा रहे हैं। इस एयर शो की खास बात यह है कि ये स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह को समर्पित है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भोजपुर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह की ब्रिटिश सैनिकों पर जीत का जश्न मनाने के लिए शौर्य दिवस मनाया जाता है। एयर शो में वायुसेना की टीम पटना के आसमान में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। पटना के जेपी गंगा पथ पर हो रहे शौर्य और पराक्रम की इस प्रदर्शनी में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। इस एयर शो को बिहार में कराने के पीछे मकसद युवा पीढ़ी को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है, ताकि छात्रों को करीब से वायुसेना की कार्यशैली, अनुशासन और सामरिक क्षमताओं के बारे में जानने का मौका मिले। से यही निवेदन है कि स्पेशली बच्चे और जो नौजवान हैं यहाँ बिहार के, वो ज़रूर आएँ और इसे देखें और प्रेरित हो कि वो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सके और देखें किस प्रकार से हमारे पायलट्स कड़ी मेहनत के बाद इस एयर शो के लिए तैयार हुए। बिहार में पहली बार हो रहे इस एयर शो को लेकर लोगों में जिस तरह का उत्साह दिखाई दिया, उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ जेपी गंगा पथ पर नजर आ सकती है। पटना से अनिकेत कुमार और शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, 4 दिनों की भारत यात्रा पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। आज भी जेडी वेंस के तीनों बच्चे भारतीय परिधान में दिखाई दिए। एयरपोर्ट से वेंस परिवार ताजमहल का दीदार करने पहुंचा। ताजमहल की खूबसूरती को करीब से देखने के बाद जेडी वेंस ने पूरे परिवार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। जेडी वेंस के भारत दौरे का आज तीसरा दिन है। कल जयपुर में वेंस परिवार ने आमेर किला देखा था। आगरा के बाद जेडी वेंस कल फिर जयपुर में होंगे और कल ही जयपुर से वो वापस अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। आसमान से चिलचिलाती धूप की धार दोगुनी होती जा रही है। आलम यह है कि देश के कई राज्यों में पारा लगातार बढ़ रहा है। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई इस भीषण गर्मी में राहत की तलाश कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो पहाड़ पर सैलानियों की आमद ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, चिलचिलाती धूप, तपती धरती और तापमान में हर रोज हो रहा इजाफा। सूरज की तीखी चमक मौसम का ताजा हाल बताने के लिए काफी है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पांव पसार रही है। चाहे इंसान हो या बेजुबान, हर कोई धरती पर बरसती आग से परेशान नजर आ रहा है। जरा महाराष्ट्र के नागपुर का हाल देखिए। भीषण गर्मी से चिड़ियाघर के बेजुबानों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नागपुर समेत विदर्भ का तापमान 44 डिग्री को पार कर गया है। सूरज मानो आग उगल रहा है। ऐसे में इंसानों को जिस तरीके से परेशानियां हो रही है, वैसे ही पशुओं को भी परेशानी हो रही है। उसी को परेशानी कम करने के दृष्टि से नागपुर के महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में हम देख सकते हैं इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पशुओं के लिए यहाँ पर पानी की बौछार की जा रही है। पानी के फव्वारे लगाए जा रहे हैं। डेजर्ट कूलर यहाँ पे इस समय लगे हैं। नागपुर के महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में इस समय हम मौजूद है। ग्रीन नेट्स यहाँ लगी हुई है। तेंदुआ हो, बाघ हो, भालू हो,
इनके सभी के पिंजरे के बाहर से जो है वो प्राणी संग्रहालय के जो कर्मचारी है वो लगातार पानी की बौछार कर रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से इन पशु प्राणियों को भी थोड़ी राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश का अवध भी इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। एक तरफ लखनऊ की सड़कों पर दोपहर के वक्त सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कानपुर में तापमान ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पर पारा 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्मी एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। ऐसे में लगातार जो रिकॉर्ड हैं गर्मी के वो टूटते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद है कानपुर में, जहां पर कल ही दिन का अधिकतम तापमान इतना ज़्यादा था कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें कि कल का जो तापमान था अधिकतम 41.6 था और इसके पहले 10 साल पहले का वो समय था जब 2015 में अधिकतम तापमान इतना ज़्यादा बीता। अप्रैल का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है। ऐसे में गर्मी के जब ये तेवर हैं, तो भला मई और जून में क्या हाल होगा। यही वजह है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लोगों की चिंता बढ़ते तापमान ने बढ़ा दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में शुक्रवार तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अभी क्या है कि कोई ज़्यादा हम वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और यहाँ अभी क्या है कि टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें जहाँ येलो अलर्ट है, हमने मध्य प्रदेश के लिए, ईस्ट राजस्थान के लिए हीट वेव दे रखा है, छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव दे रखा है, विदर्भ के लिए भी हीट वेव दे रखा है। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी एक्शन मोड में आ गया है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को श्रमिकों और मजदूरों को प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत काम के घंटों का पुनर्निर्धारण करना होगा। साथ ही काम की जगह पर पर्याप्त पीने के पानी की सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी। तो वहीं कार्यस्थलों पर वेंटिलेशन और कूलिंग की व्यवस्था भी करना जरूरी होगा। खासकर श्रमिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में आइस पैक और गर्मी से होने वाली बीमारी से बचाव की दवाओं का भी इंतजाम करना होगा। मैदानी इलाकों में गर्मी भौहें तरेर रही है। ऐसे में पहाड़ सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। नजारा उत्तराखंड के बागेश्वर का है। यहाँ के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट कसौली में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। हर कोई तपती गर्मी में कूल वाला एहसास ले रहा है। बहरहाल देश के जिन इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, वहां लोगों को विशेष रूप से अपना ख्याल रखने की जरूरत है। खासतौर से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को मौसम के इस दौर में गर्मी से अपना बचाव करने पर खास ध्यान देना चाहिए। नागपुर से योगेश वसंत, दिल्ली से मनीष चौरसिया, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, कानपुर से सिमर चावला, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। चारों धामों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। यमुनोत्री में सेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का सफल ट्रायल किया गया, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे भक्तों का जोश और उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। इस पवित्र यात्रा के शुरू होने में महज 7 दिन शेष हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा मार्ग पर तैयारियां भी विशेष की जा रही हैं। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। कपाट खोलने के बाद भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्र नगर में मौजूदा राजमहल में तिलों का तेल पिरोया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अभिषेक तेल कलश यात्रा नरेंद्र नगर राज दरबार से बद्रीनाथ धाम के लिए निकल पड़ी है। पंचमी के रोज हम उस कलश को यहाँ ले आते राजा के दरबार
उनके द्वारा जो तिथि हमको निर्धारित की जाती है कलश को ले जाने के लिए, और बद्रीनाथ की जो तिथि होती है उसके हिसाब से, राजा के हिसाब से हमारे यहाँ पर आज जो कलश की यात्रा शुरू होगी वो 2 चरणों में है। दरअसल बद्री विशाल के कपाट खोलने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ नरेंद्र नगर में महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर सिलबट्टे से तिलों का तेल निकालती हैं, जिसमें विशेष जड़ी बूटी डालकर पकाया जाता है और फिर इस तेल को चांदी के कलश में रखकर कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम में पहुंचाया जाता है, जिससे अगले 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में मंदिर समिति की ओर से रंगाई पुताई का काम भी जोरों पर चल रहा है। बद्रीनाथ में जो हमारी टीम है 6 अप्रैल को चली गई थी हमारे यहाँ बद्रीनाथ में जोशीमठ से, और लगभग 30 सदस्य दल वहाँ पहुँच गया और लगातार कार्य कर रहा है। जैसे मंदिर की रंगाई पुताई और जो तप्त कुंड है वहाँ पे जो रास्ते खराब हो रखे हैं, बैरिकेडिंग हो गया, रेन सर्ट हो गया, जालियाँ बिछाना इत्यादि कार्य लगातार चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि यात्रा सीजन से पूरी ये सारे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और कोई भी दिक्कत किसी श्रद्धालु को नहीं होने की। और यमुनोत्री धाम में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहाँ सेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का सफल ट्रायल भी किया गया। जाहिर है इस साल 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इसी दिन अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलेंगे। कुल मिलाकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और अब से 1 हफ्ते के बाद देवभूमि उत्तराखंड में इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। टिहरी गढ़वाल से कृष्ण गोविंद कंसवाल, चमोली से कमल नयन सिलोरी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको अयोध्या धाम लिए चलते हैं, जहां पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में है। दरअसल विशाल और 161 फीट ऊंचे शिखर पर कलश की स्थापना हो चुकी है और अब इंतजार उस पल का है जब रामलला का ये दरबार पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि जून तक अयोध्या में इस भव्य राम मंदिर का निर्माण संपन्न हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तेज रफ्तार। बहुत जल्द तैयार हो जाएगा विशाल राम दरबार। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण अब कुछ ही महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। विशाल मंदिर में 161 फीट की ऊंचाई पर कलश की स्थापना हो चुकी है। मंदिर परिसर में दिन रात काम चल रहा है और ज्यादातर काम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। भिन्न भिन्न जो छोटे मंदिर बनने हैं यानी परकोटा के अंतर्गत वह लगातार निर्माण हो रहे हैं। आज जो है आप देखिए किस प्रकार से उस पर शिखर पर जो है कलश भी स्थापित हो गया है, यानी 161 फुट ऊंचे शिखर पर जो है मंदिर के शिखर पर जो है कलश का स्थापना। इसके बाद फिर चाहे वो दुर्गा मंदिर हो, चाहे वो अश्विनी परिवार का मंदिर हो, चाहे वो ऋषियों का मंदिर हो, सप्त ऋषियों का मंदिर, इन सारे मंदिरों का निर्माण जो है लगातार तीव्रता से हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जून के महीने तक मंदिर परिसर में सभी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाएगी, यानी 2 महीने बाद राम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को रामलला के दर्शन के साथ ही राम दरबार और रामायण के तमाम प्रसंगों से जुड़ी खास कलाकृतियों को देखने का मौका मिलेगा। अन्य जो मठ मंदिर बनने हैं अंदर जो परिसर है संपूर्ण, उसमें 18 के आसपास जो मंदिर बनने हैं वह लगभग पूर्णता की ओर हैं। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई कि जून माह तक जो है इसकी सारे की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और भगवान श्री रामलला के अलावा ये जो परिवार है, यानी चाहे वो रामचरितमानस से जुड़े हुए ऋषिगण हो, चाहे वह केवट हो, चाहे वह जो है सबरी हो, चाहे वह जो है माता अनसुईया हो, चाहे वह जो है देवी देवताओं का हो, ये सारे जो है मठ मंदिर जो है अपनी तीव्रता की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी प्राण प्रतिष्ठा जून में संभावित है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रोजाना लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए आ रहे हैं। एक तरफ दर्शन का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
अब जून महीने तक निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अयोध्या के इस भव्य राम मंदिर की एक और दिव्य छटा भक्तों को देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायरल वीडियोस में सबसे पहले तस्वीरें बेबी भालुओं की शरारत की। दरअसल इस वीडियो में भालू के बच्चे एक साथ खेलते दिख रहे हैं। इन बच्चों की शरारतें सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही हैं। अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक बच्चे की कलाकारी जो काफ़ी पसंद की जा रही है। ये वीडियो सुर्खियों में आ गया है। आप देख सकते हैं बच्चा कितनी आसानी से पिज़्ज़ा डो को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। इसके इस हुनर के सामने बगल में खड़े मास्टर शेफ का टैलेंट भी फीका पड़ गया। और अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बत्तख और उसके बच्चे पहले तो एक बिल्ली के पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं और वो तालाब में जाकर तैरने लगते हैं, लेकिन बिल्ली किनारे बैठकर उनको देखती रहती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्ली बत्तख के बच्चों की सुरक्षा में तैनात है। इसलिए सोशल मीडिया पर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने तो लिखा है कि थानेदार उसी को बना दिया गया है जिसने उनका शिकार पसंद करते हैं। कंगारुओं का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई कंगारू एक लाइन में खड़े हैं, उसके बाद वो दौड़ना शुरू करते हैं। वीडियो इसलिए भी यूजर्स का ध्यान खींच रहा है क्योंकि जिस वक्त ये वीडियो शूट किया गया उस वक्त सूरज की लालिमा पूरे एनवायरनमेंट में बिखर रही थी, जिसकी वजह से कंगारू का खेल और भी सुहाना हो गया। देखिए, भारत में गाय का इस्तेमाल सदियों से दूध के लिए होता रहा है, लेकिन इसके गोबर में भी कई गुण होते हैं जिसकी वजह से खेती में इसका इस्तेमाल खाद की तरह किया जाता है। देश में ऐसे कई किसान आपको मिल जाएंगे जो बड़े पैमाने पर गाय का गोबर खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि विदेशों में भी अब इसका चलन बढ़ गया है, वहां भी गाय के गोबर की भारी डिमांड है। खास तौर पर कुवैत समेत अरब देश गोबर के मुरीद बन चुके हैं। गाय का गोबर भारत के लिए सोने की खादान बन गया है, क्योंकि गाय के गोबर के गुणों का डंका सिर्फ हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी बज रहा है। यही वजह है कि भारत से गाय के गोबर का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। चीन, अमेरिका, मालदीव, सिंगापुर जैसे देश तो गुणकारी गोबर हमसे ही ले रहे हैं। कुवैत और अरब देश भी अब भारतीय गाय के गोबर को खरीदने के लिए लाइन में लगे पड़े हैं। देखिए, वहाँ रेगिस्तान में रेत है और उस मिट्टी में पोषक तत्वों की बहुत कमी है। तो जब भी हम कोई फसल उगाते हैं तो उसके माध्यम से जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को जाते हैं। तो अगर मिट्टी में ही पोषक तत्व नहीं होगा तो उसमें जो उत्पादन होगा उसके माध्यम से हमारे शरीर को उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा, वहाँ रेत में बायोमास नहीं है। वहाँ भेड़ पालन और बकरी पालन तो वो करते हैं, लेकिन गो पालन वहाँ की परिस्थिति में जितना आसान भारत में है वैसा अरब देशों में नहीं है। तो उनकी ये मजबूरी है कि वो भारत जैसे देश से गोबर को मंगाएं। अन्य देशों की तरह अरब देशों में भी गोबर का ज्यादातर इस्तेमाल खेती के लिए होता है। हालांकि ये खेती सब्जियों और अनाजों की नहीं बल्कि खजूरों की होती है। भारत से गाय का गोबर मंगाकर यहाँ के बड़े बड़े किसान उसका पाउडर बनाकर खजूर के पेड़ों की जड़ों के पास डालते हैं। दरअसल कुवैत में हुए एक शोध में पाया गया है कि गाय के गोबर को पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो खजूर की फसल न सिर्फ बेहतर होगी बल्कि उसका उत्पादन भी काफी बढ़ जाता है। यह जानकारी सामने आने के बाद से ही अरब देशों में गोबर की मांग बढ़ गई है। देसी गाय का गोबर बंधा हुआ आता है
और उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, और ये सारी चीज़ें खजूर के लिए बड़ी आवश्यक हैं। खजूर जब हम खाते हैं तो खजूर हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो गोबर के माध्यम से ही वो न्यूट्रिएंट्स खजूर के अंदर फिक्स होंगे और तभी वो खजूर गुणवत्तापूर्ण होगा। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने साल 2024 में 400 करोड़ रुपए की कीमत का गाय का गोबर और इससे बने उत्पादों का निर्यात किया है। साल 2023 में भारत ने कुल 125 करोड़ रुपए की कीमत का फ्रेश गोबर एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा 173.57 करोड़ रुपए का गाय का गोबर से बना खाद एक्सपोर्ट किया गया। वहीं कंपोस्ट के रूप में 88.02 करोड़ रुपए का गाय का गोबर एक्सपोर्ट किया गया। इस पूरे आंकड़े को अगर जोड़ दें तो ये लगभग 386 करोड़ रुपए होगा। यानी एक साल में भारत ने 386 करोड़ का गोबर दूसरे देशों को बेच दिया। भारत से गाय का गोबर खरीदने वाले टॉप 10 देशों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर मालदीव आता है। इसके बाद नंबर आता है अमेरिका का। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में सिंगापुर है, चौथे नंबर पर चीन है और 5वें नंबर पर नेपाल है। गोबर खरीदने वाले देशों की लिस्ट में छठा नंबर ब्राजील का है और 7वां नंबर अर्जेंटीना का है। 8वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 9वें नंबर पर कुवैत है। 10वें नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है। हालांकि कुवैत समेत अरब देशों में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि अब भारत सिर्फ मसालों, चाय या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि गाय के गोबर और गोमूत्र को भी दुनिया के बाजारों में पहुंचाकर अच्छी खासी कमाई कर रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं चीन, जहां पर बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र माने जाने वाले इस काइट फेस्टिवल में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और हर कोई इस मनमोहक नज़ारे को अपने दिलो दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता है। आसमान में रंग बिरंगी पतंग, कहीं कार्टून कैरेक्टर्स की झलक तो कहीं ड्रैगन वाली पतंग। उत्साह और रोमांच की ये तस्वीरें चीन के काइट फेस्टिवल की हैं। चीन के झिंजियांग में पतंग कार्निवल की रौनक देखते ही बन रही है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई हाथों में पतंग लिए इस पल को जी भर के जी लेना चाहता है। न केवल चीन बल्कि इस काइट फेस्टिवल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। काइट फेस्टिवल में न केवल आसमान में पतंगों का समंदर दिख रहा है बल्कि कुछ सैलानी तो यहाँ घुड़सवारी का आनंद लेते भी नजर आ रहे हैं। पतंगबाजी का क्रेज ऐसा है कि बड़ी बड़ी तितलियों से लेकर ड्रैगन, घोड़े, बलून समेत कई तरह की पतंगे आसमान में उड़ती नजर आ रही हैं। पतंगों पर केंद्रित इस कार्यक्रम में न केवल लोगों को तरह तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका मिलता है बल्कि पर्यटकों की भीड़ से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बढ़ती गर्मी की वजह से पर्यावरण के प्रति हमारी अनदेखी भी देखी जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण से हम गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरों से बच सकते हैं। ऐसी ही कोशिश गुरुग्राम में की गई, जहां एक युवा ने पर्यावरण संरक्षण को ख्याल में रखकर ऐसा ऑफिस तैयार किया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। राजधानी दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है गुरुग्राम शहर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिल जाएंगी, जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। मानो कंक्रीट के जंगल का विस्तार लगातार होता जा रहा है। सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, पूरी दुनिया में इसी तरह कंक्रीट का जंगल फैलता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या विकराल होती जा रही है, जिसका असर ये होने लगा है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। वातावरण में गर्मी का प्रकोप तेज होने लगा है।
तो पूरे विश्व में जहां पर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, जहां पर हम कह रहे हैं कि पारा लगातार इतना चढ़ रहा है जो कि तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। अगर हम सिर्फ उत्तर भारत की बात करें, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो मई और जून में जो अमूमन गर्मी महसूस हम किया करते थे वो अप्रैल में हम महसूस कर रहे हैं। और इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी वजह बताते हैं हम। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे वजह हालांकि कई हैं, लेकिन उनमें से एक वजह कंक्रीट के वो जंगल हैं जिसे हमने खुद ने तैयार किया है। इन सब के बीच कुछ लोग हैं जो पर्यावरण संरक्षण में लगे हुए हैं, वो भी अनोखे तरीके से। आपको गुड़गांव लिए चलते हैं। जहां पर एक युवा पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ अलग तो कर ही रहे हैं। उनका ऑफिस भी आपको प्रकृति के छांव का एहसास कराएगा, क्योंकि ये बांस से बना हुआ है। ये जो लोकेशन है गुड़गांव के सिटी सेंटर में है और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया में सिचुएटेड है जिसका नाम मारुति इंडस्ट्रियल एरिया, और ये एक हमारा स्मार्टफोन रिन्यूअल सेंटर प्लस ऑफिस है। इसकी खास बात ये है कि जब हमें ये बिल्डिंग बनानी थी तो हमने जो मटेरियल चॉइस ली वो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी नॉवल है। हमने बैम्बू से बनाने का सोचा। इस बिल्डिंग की दीवारों को बनाने में मिट्टी और गोबर का इस्तेमाल हुआ है, जिससे गर्मी में भी ठंडक का एहसास बना रहता है। यही नहीं, इस स्ट्रक्चर को बनाने में पुराने पेड़ों का बचाव तो किया ही गया है, उन्हें इस तरह से संजोया गया है ताकि उनका इकोसिस्टम तो बरकरार रहे ही, उनकी खूबसूरती भी बनी रहे। तो यहाँ पे ऐसे करीबन 15-20 पेड़ हैं जो 20 साल 30 साल पुराने हैं और उसके अराउंड का एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो उस सबको रिटेन किया गया और उसके अराउंड बिल्डिंग को थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया ताकि ये भी एग्जिस्ट कर सके। इस ऑफिस में 2 फ्लोर है। पहली मंजिल पर कर्मचारी काम करते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है। इस ऑफिस के मालिक का कहना है कि उनका इस बिल्डिंग को बनाने का उद्देश्य ही ऐसा है ताकि यहाँ आने वालों को ऑफिस का एहसास ना हो। मतलब यहाँ पे फील ऐसा होता है कि हम लोग ऑफिस एनवायरनमेंट इज गुड, बट यहाँ पे आकर के सेम ऐसा लगता है कि लाइक हम कैफे में, रिजॉर्ट में, तो मतलब वर्क जैसे काम करते हैं उसमें भी इजी, मतलब अच्छा लगता है वर्क करने में, एनवायरनमेंट। अब बात उसकी जो ये कंपनी करती है। कंपनी का नाम है कंट्रोल जेड और इनका काम भी पर्यावरण को संरक्षित करना ही है। कंट्रोल जेड कंपनी अपने काम के जरिए वातावरण में ई वेस्ट को कम करने में भी लगा है। ई वेस्ट वाकई काफ़ी कम होगा, क्योंकि अगर आप पुराने फ़ोन को फिर से यूज़ कर लेते हैं, फिर से ख़रीद लेते हैं, तो आपको एक नया फ़ोन नहीं ख़रीदना होगा जिसमें काफ़ी कुछ वाटर से लेके तमाम चीज़ें जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो भी लगते हैं, कई गुना ज़्यादा, जो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज़ टुडे।